नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी लास्ट क्लास में हमने 20 तक देख लिया था, अब 21 पे कंटिन्यू कर रहे हैं। कह रहा है कि तनिष्क ट्रेडर हैं और इन्होंने ये मोटर कार में डील करते हैं। मोटर कार में डील करते हैं मतलब कि अगर यूजुअली अगर हम मोटर कार खरीदते हैं, मोटर कार खरीद रहे हैं, तो मोटर कार हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। और जब एसेट खरीदी जाती है तो एसेट का नाम डेबिट होता है, परचेज नहीं डेबिट होता। पर यहाँ क्वेश्चन कह रहे कि भैया इनका काम ही मोटर कार का है, तो फिर अगर ये मोटर कार खरीदेंगे तो फिर उसको हम मोटर कार नाम से नहीं लिखेंगे, उसको हम किस नाम से लिखेंगे, परचेज नाम से, क्योंकि मोटर कार इनके लिए क्या है, गुड्स है। ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है रिकॉर्ड करिए ट्रांजेक्शन्स को। सबसे पहले कह रहा है परचेज कर रहे हैं 4 मोटर कार, 1,20,000 रुपए ईच, यानी टोटल हमारी 4,80,000 की परचेज है। मारुति लिमिटेड से खरीदे हैं और स्टॉक के लिए खरीदे, मतलब बेचने के लिए खरीदे, सीधी सी बात है। इसको शॉर्ट में हम ये बोल सकते थे कि परचेज फ्रॉम मारुति लिमिटेड बोल सकते थे। और अगर मारुति लिमिटेड से परचेज कर रहे हो तो एक अकाउंट बना परचेज और दूसरा बना मारुति लिमिटेड। नाम दिया है सामने वाले पार्टी का, यानी कि ये उधार ट्रांजैक्शन है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज हमेशा क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो एंट्री जो हमारी बनेगी वो हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदे, मारुति लिमिटेड से, तो टू मारुति लिमिटेड। ठीक है, चलिए कितने का खरीदे बाबू, 4,80,000, तो यहाँ पे लिख दोगे 4,80,000। और नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मारुति लिमिटेड, बात खत्म। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है परचेज 1 मोटर कार फॉर 75,000 फ्रॉम मारुति लिमिटेड। अगेन हम क्या कर रहे हैं, फिर से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैश नहीं बोला, मतलब एक अकाउंट मारुति हुआ, दूसरा क्या मानेंगे, परचेज मानेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, अगर नाम दिया है, कैश क्रेडिट नहीं दिया, तो ये उधार ट्रांजैक्शन। पर जरा रुको, यहाँ परचेज अकाउंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि क्या आगे कह रही है बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे, यानी अब ये परचेज नहीं है गुड्स का, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। और जब एसेट खरीदते हैं बाबू, तो परचेज अकाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एसेट का नाम लिखते हैं। हमारी एसेट क्या है, मोटर कार, तो आप लिख देंगे मोटर कार डेबिट। और उधार खरीदें तो टू मारुति लिमिटेड। देखो भले बिजनेस उनका कार का है, पर जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, वो बिजनेस में यूज करेंगे उसको, तो यानी वो बिजनेस के लिए फिर क्या बनेगी, एसेट हो जाएगी ना। और एसेट है तो परचेज आप नहीं लिख सकते, एसेट का नाम लिखना है। अगला कह रहा है रिटर्न 1 मोटर कार फ्रॉम स्टॉक टू मारुति लिमिटेड। कह रहे ये जो ऊपर खरीदे नहीं थे 4 कार, इसमें से एक कार वापस कर दिए। खरीदे थे मतलब क्या था, ये परचेज था, तो वापस करेंगे मतलब क्या हो गया, परचेज रिटर्न। और अगर परचेज हमेशा डेबिट होता है तो फिर परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये भी समझ में आ रही चीजें। चलिए, तो मारुति लिमिटेड डेबिट हो जाएगा वो, और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन गुड्स रिटर्न टू मारुति लिमिटेड। अब अमाउंट कितना होगा, 1,20,000 की एक कार थी, एक कार रिटर्न की है, तो 1,20,000 लिख दीजिए। टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बस वो खेल रहा है वर्ड्स में। कभी कह दे रहा है कि कार है लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए, कार है लेकिन बेचने के लिए चाहिए, तो आप नेचर पे जाओ। ट्रांजैक्शन का नेचर डिसाइड करेगा कि उसको परचेज की तरह ट्रीट करना है या एसेट की तरह ट्रीट करना है। अगला कह रहा है हमने 3 कार बेच दी है, कितने में, 4.5 लाख में, जिसमें से 4,25,000 हमने बैंक में जमा कर दिए। बेची है मतलब सेल, और सेल्स हमेशा क्या होती है बाबू, क्रेडिट होती है। तो अगर बेचे हैं तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर कह रहे हैं कि सर कुछ पैसा बैंक में जमा करना है, तो एक काम करें ना, बाद में जमा करने से बढ़िया है डायरेक्ट कुछ पैसा कैश में लिख दिया जाए और कुछ बैंक में लिख दिया जाए। ठीक, सेल हुई 4.5 लाख की, जिसमें से 4,25,000 बैंक में गया, तो 4,25,000 बैंक में गया मतलब 25,000 कैश में लिख दो, 4,25,000 बैंक में लिख दो, और टोटल सेल हमारी कितनी हो गई, 4.5 लाख हो गई। ये बात समझ में आ रही, आसान है। अगला कह रहे एक मशीन खरीदे अकाउंटिंग करने वाली 40,000 रुपए में। मशीन खरीदे मतलब ये क्या है, एसेट है, तो एसेट है तो आप क्या लिख देंगे, एसेट का नाम, परचेज डेबिट नहीं होगा, डेबिट होगा एसेट का नाम। तो या तो मशीनरी लिख दो या अकाउंटिंग मशीन लिख दो, पर परचेज नहीं लिख सकते। तो अकाउंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट 40,000। और पैसा देके खरीदें कि उधार खरीदें, तो कह रहे सर कुछ नाम वगैरह नहीं दिया है,
कि किससे खरीदे हैं, मतलब पैसा देके खरीदे होंगे और चेक वगैरह बोल नहीं रहा है, तो मतलब किस में खरीदे, कैश में खरीदे। तो अकाउंटिंग मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 40,000 नरेशन हो जाएगा मशीनरी परचेज फॉर अकाउंटिंग। अगला कह रहा है बॉट ऑन क्रेडिट, उधार खरीदे, किससे खरीदे, टाटा मोटर से। तो उधार खरीदे तो कैश तो अकाउंट बनेगा नहीं, अकाउंट क्या बनेगा, पार्टी बनेगी, नाम बनेगा, तो टाटा मोटर्स। कह रहा है 5 कार खरीदे 8 लाख रुपए की। ये इस बार देखो पिछले वाले में लिखा था 1,20,000 ईच, यहां लिखा है ईच, नहीं लिखा ना, मतलब 5 कार का टोटल प्राइस 8 लाख रुपए है। और क्यों खरीदे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, बेचने के लिए खरीदे हैं। तो बेचने के लिए खरीदे मतलब कार को अकाउंट मानोगे कि परचेज को अकाउंट मानोगे, परचेज को अकाउंट मानोगे, क्योंकि अगर बेचने के लिए खरीद रहे हैं मतलब हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, गुड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। और अगर गुड्स खरीदे तो फिर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। तो कर दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उधार खरीदे हैं तो हो जाएगा टू टाटा मोटर्स। ठीक है सर, कितने में खरीदे थे वो, 8 लाख रुपए में, तो 8 लाख लिख दीजिए यहाँ पे, 8 लाख और 8 लाख नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम टाटा मोटर्स। ठीक है, चलो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं जो उधार खरीदे थे उसके बाद क्या हुआ, एक क्रेडिट नोट मिला टाटा मोटर से फॉर 1 कार रिटर्न टू देम। कह रहा भैया जो 5 कार खरीदे थे ना उसमें से एक कार वापस कर दिए। एक कार अगर वापस कर रहे हैं तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टाटा मोटर्स हमारा डेबिट हो गए, टाटा मोटर्स डेबिट हो गए। और फिर परचेज रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि परचेज किए थे तो ये सेल रिटर्न थोड़ी होगा, परचेज रिटर्न ही होगा, तो परचेज रिटर्न हो गया। अब एक कार का दाम कैसे आएगा सर, 8 लाख रुपए 5 का था, तो एक का जानने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, 1,60,000 आ गया। ठीक है, ये हो गया, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन है सर क्रेडिट नोट क्या होता है, क्योंकि यहां बोला है एक क्रेडिट नोट मिला था टाटा मोटर से। जब हम किसी को सामान वापस करते हैं तो जर्नल एंट्री में अगर तुम देखो तो टाटा मोटर्स क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। पर अगर टाटा मोटर की बात करें तो टाटा मोटर के लिए ये सेल्स रिटर्न होगा कि नहीं होगा, अगर मेरे नजरिए से ये परचेज रिटर्न है, इसका मतलब टाटा मोटर हमको बेची थी, हम टाटा मोटर से खरीदे थे, तो टाटा मोटर के लिए ये क्या रही होगी, सेल। और अगर हम वापस किए तो टाटा मोटर के लिए क्या बनी, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर सेल्स रिटर्न डेबिट होगा यानी हम टाटा मोटर्स के यहाँ क्रेडिट होंगे, तो टाटा मोटर्स हमको क्रेडिट कर रही है, इस बात के लिए टाटा मोटर्स हमको एक बिल देती है, और उस बिल का नाम होता है बाबू क्रेडिट नोट। कि हम आपको भैया सामान आपका वापस आ गया है, हम आपको अपने हिसाब में क्रेडिट कर दिए। ऐसे अगर हमको टाटा मोटर को बिल भेजना होगा तो हम कौन सा नोट भेजेंगे, डेबिट नोट, क्योंकि हमारे यहाँ देखो टाटा मोटर्स बुक्स में क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर हो रही है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर वो डायरेक्टली भी बोल सकता था कि भैया परचेज रिटर्न हुआ, लेकिन घुमाने की आदत क्वेश्चन की घुमा दिया। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है सर पेड टू टाटा मोटर बाई चेक अमाउंट ओइंग। कह रहा है जितना भी रुपया उधार था वो हमने चेक से टाटा मोटर को पे कर दिया। पे किए तो पैसा आया कि गया, पैसा गया। और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया और टाटा मोटर्स को पे कर रहे हैं, तो टाटा मोटर्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन है कितना रुपए देना है। तो देखो बेचे कितने का था, 8 लाख, और रिटर्न कितना हो गया, 1,60,000। तो 8 लाख में से 1,60,000 आप माइनस कर दीजिए, यानी 6,40,000 का हमारा क्या हो जाएगा, हिसाब बचेगा। और वही हमको पे करके अकाउंट क्या करना है, सेटल। कैश डिस्काउंट वगैरह बोला नहीं था, तो कोई डिस्काउंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है पूरा पैसा आप पे करिए। समझ में आ गई चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे कह रहे हैं ड्रू अ चेक फॉर सेल्फ, खुद के लिए एक चेक लिख रहे हैं 1 लाख रुपए का। खुद के लिए चेक लिख रहे हैं मतलब समझ रहे हो, ओनर एक चेक लिख के पैसा निकाल रहा है। और ऑब्वियस सी बात है अगर खुद के लिए निकाल रहा है तो फिर वो क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। और ड्राइंग हमेशा क्या होती है बाबू, डेबिट होती है। कह रहे चेक लिखा था 1 लाख का
और ड्रू आउट ऑफ कैश फॉर सेल्फ, कैश में से भी 20,000 खुद के लिए निकालना है। तो टोटल पैसा बिजनेस से कितना निकला, 1,20,000 खुद के लिए। तो ड्राइंग कितने की हुई फिर, 1,20,000 की। तो ड्राइंग हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। हम लोग पढ़े डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। तो ड्राइंग को आप 1,20,000 से डेबिट कर दीजिए। अब कैश में से हमने 20,000 निकाला तो टू कैश अकाउंट 20,000 हो जाएगा, और चेक से 1,00,000 निकाले तो बैंक अकाउंट हो जाएगा 1,00,000 रुपए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है वो लास्ट ट्रांजेक्शन, मिस्टर तनिष्क ब्रॉट हिज ओन कार। कह रहा उनकी खुद की कोई गाड़ी घर पे पड़ी हुई थी, उस गाड़ी को अब वो कहाँ लेके आ गए हैं, बिजनेस में लेके आ गए। याद है हम क्या बताए थे, अगर ओनर बिजनेस से कुछ ले रहा है तो कौन सा अकाउंट, ड्रॉइंग। और अगर बिजनेस को कुछ दे रहा है तो कौन सा अकाउंट, यहाँ ओनर बिजनेस को कुछ दे रहा है, राइट, अपने घर से कुछ लाके दे रहा है, यानी हमें यहाँ पे एक अकाउंट क्या मिला, कैपिटल। और क्या दिया है, कार दिया है। तो तुम देखो जब ओनर कैश देता है तो एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। अब सोचो, अगर जब ओनर कैश देता था तो तुम क्या लिखते थे, कैश डेबिट टू कैपिटल। अगर ओनर बैंक में पैसा जमा करके बिजनेस शुरू करता तब क्या लिखते, बैंक डेबिट टू कैपिटल। अगर बिल्डिंग देता तो क्या लिखते, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल। स्टॉक देता तो क्या लिखते, स्टॉक डेबिट टू कैपिटल। यहां क्या दिया है, यहां कार दिया है। पर क्यों दिया है, ताकि बिजनेस उसको बेच सके। यानी बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है, स्टॉक है, राइट। और अगर ओनर स्टॉक दे रहा है तो आपकी चॉइस, या तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर लो, और या तो आप स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर लो। पर ओनर दिया है इसलिए क्या आएगा, टू कैपिटल। देखो सिंपल सी बात है, अगर कैश देता तो कैश डेबिट टू कैपिटल हो जाता, और अगर स्टॉक दे रहा है तो स्टॉक या परचेज डेबिट टू कैपिटल कर देंगे, सीधी सी बात है। समझ में आ गया? ये लास्ट वाला ट्रांजैक्शन बस थोड़ा सा अच्छा था, बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शन आपको दिखे ये सारे नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, परचेज के, सेल्स के, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और पेमेंट वगैरह के, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन यहाँ पे फिर, और परचेज सेल ऑलरेडी हम पढ़े हैं। यहाँ क्वेश्चन आपको परचेज सेल के बेसिस पे नहीं जज कर रहा था। यहाँ क्वेश्चन ये देखना चाहता था कि जब हम तुमको मोटर कार बता दिए वो डील करता है, तो क्या तुम समझ पाते हो कि कब मोटर कार लिखना चाहिए और कब परचेज लिखना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 21 हो गया डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। कह रहा भैया कोई नवीन गुप्ता एंड सन्स है, उनके यहाँ एंट्री कर दीजिए। तो अभी अगर भले तुम नहीं लिखते हो पर एग्जाम में आएगा तो फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ लिख देना जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। ये थोड़ा सा सही रहता, फॉर्मेट का पार्ट है ये। एक बार आपने लिख दिया कि आप किसके यहाँ जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं, फिर बाकायदे डेट, नरेशन और सारी चीजों के साथ आप एंट्री करिए। अब एक एक करके देखते हैं सारे ट्रांजैक्शन। पहला कह रहा है कि आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर। कह रहा है इस साल हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है ना, उसमें से 15,000 रुपए, बीच में कॉमा लगा है, 15,000 रुपया रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जितना भी हमने इस साल खर्चा पे किया उसमें से 15,000 रुपए का खर्चा किस साल के लिए है, अगले साल के लिए। पर तुम तो पे कर चुके हो, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि तुम एडवांस में अपना खर्चा पे कर दिए। और अगर एडवांस में खर्चा पे करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, प्रीपेड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और यहाँ प्रीपेड क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। और जब भी एक्सपेंस प्रीपेड होता है तो हम क्या बताए थे, नेचर के हिसाब से एंट्री करोगे ना। जैसे आउटस्टैंडिंग खर्चा लाइबिलिटी होता है, वैसे प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट। और एसेट को हमेशा हम क्या बताएं, क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो अपनी एसेट को डेबिट कर दो। एसेट का नाम क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। और अपोजिट में क्या लिखना होता है बाबू, रिलेटेड अकाउंट का नाम। और रिलेटेड अकाउंट हमारा क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। नरेशन वही हो जाएगा, 15,000 ऑफ प्रीमियम इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। या ये बोल सकते हैं 15,000 ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज प्रीपेड। ये बात समझ में आ गई? ठीक है ये सीधे सीधे भी क्वेश्चन बोल सकता था कि इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 प्रीपेड है, पर वही ये थोड़ा सा ट्रिकी करना चाह रहा था। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये भी पुराने ट्रांजैक्शंस की तरह इस टाइप का हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, पर देख लो। कह रहे क्रेडिट परचेज हुई है राम एंड कंपनी से 50,000 रुपए की।
50,000 रुपए राम एंड कंपनी से खरीदे हैं। कैश डिस्काउंट रिसीव होगा 5% का जब पेमेंट होगी 10 दिन के अंदर, ठीक है। पर क्या उस लाइन में कहीं बोला है कि पेमेंट 10 दिन के अंदर है? ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ध्यान देना। ये पहला ट्रांजेक्शन है, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है, ये यहां से तीसरा है, फिर ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ, और ये लास्ट वाला सिक्स। तो ये अलग ट्रांजेक्शन है। राम एंड कंपनी को पे हो रहा है, ये उसी ट्रांजेक्शन में लिखा है कि अगले ट्रांजेक्शन में लिखा है? अगले में लिखा है। इसका मतलब आज के दिन राम एंड कंपनी को आप 1 भी रुपया दिए, तो यानी आज हम सीधे सीधे बोल सकते कि आज हम उधार खरीदे हैं, और उधार खरीदे तो एक अकाउंट परचेज हो जाएगा और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? राम एंड कंपनी। और रूल तुमको पता है, ये परचेज हमेशा क्या होता है बाबू? डेबिट होता है, तो कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और राम एंड कंपनी जिससे खरीदे हैं वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, और कितने का खरीदे हैं? 50,000 का, तो लिख दो 50,000, और नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन हो गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या कह रहा है देखो, तीसरा कह रहा है, अच्छा बोला था 10 दिन के अंदर पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट देंगे। अगला कह रहा है कैश पेड टू राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी को पैसा हम दे दिए, पैसा दे दिए तो अकाउंट बताओ। एक अकाउंट बना कैश, और दूसरा कौन बना? राम एंड कंपनी। आगे कह रहे डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। ये नहीं बताया कि जब डेट क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर कोई तुमको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है जो पॉइंट बाय पॉइंट है, डेट वाले हिसाब से नहीं है, 1 2 3 4 5 करके लिखा है, तो उस केस में तुम कैसे पता करोगे कि यहाँ पे डिस्काउंट है कि नहीं? हम पता ही नहीं कर सकते। जब डेट दिया रहता तब ना बताते कि 10 दिन कंपेयर करके तब देखते कि 10 दिन के अंदर हो रहा है कि 10 दिन के अंदर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे पता कर रहे हैं? पता करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। हमने डिस्काउंट ले लिया, तो यानी 10 दिन के अंदर पैसा दिया होगा तभी तो ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। पैसा मिला तो पहले तुम कैश और राम की एंट्री करो। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। जब पे कर रहे हैं तो कैश आया कि कैश चला गया? कैश चला गया, राइट। और रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल यही तो है। तो डेबिट फिर कौन हो गया? राम एंड कंपनी। और डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट किधर रहता है? जिस साइड पे कैश या बैंक रहता है। तो डिस्काउंट क्रेडिट में है, तो भैया कैश क्रेडिट में है, तो डिस्काउंट भी किधर आ गया? क्रेडिट में आ गया। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, कितने का हिसाब है? परचेज कितना किए थे? 50,000। तो पेमेंट भी कितनी होनी चाहिए? 50,000। पर क्वेश्चन का डिस्काउंट लेंगे, कितना डिस्काउंट है? वो 5% है। तो 50,000 का 5% निकाल लो, 10% हुआ 5,000, और 5% हुआ 2,500, मतलब पेमेंट होगी 47,500 रुपए की। थर्ड ट्रांजेक्शन भी डन हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। कह रहे सर इनकम टैक्स पे किए हैं चेक से। चेक से पे किए तो एक अकाउंट बना बैंक, और इनकम टैक्स को खर्चा मानोगे या क्या ट्रीट करोगे? इनकम टैक्स को क्या ट्रीट करना चाहिए, सोचिए। अगर आपको याद हो तो हम पहले भी बता चुके हैं कि हाउस होल्ड एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स, ये तीन के तीनों ओनर के पर्सनल खर्चे हैं। और अगर ओनर के पर्सनल खर्चे हैं, मतलब खर्चे का नाम नहीं लिखा जाएगा, ड्राइंग लिखा जाएगा। तो ड्राइंग डेबिट टू बैंक होगा। ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ो। कह रहा है 2 लाख रुपए का गुड्स बेच दिए कैश के लिए। बहुत आसान है, एक अकाउंट बना सेल्स, दूसरा अकाउंट बना कैश। और कह रहे 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो प्रॉफिट के साथ क्या करना है पता है? ये प्रॉफिट हमेशा क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट है नहीं, तो सिर्फ प्रॉफिट ऐड करो। 2 लाख का 10% हुआ 10,000, मतलब सेल कितने की हुई? 2,10,000 की। और एंट्री पता है, ये सेल्स हमेशा क्या होता है बाबू? क्रेडिट होता है। तो लिख दो टू सेल्स अकाउंट। कितना? 2,10,000। ठीक है। और कैश में बेचें तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन गुड्स सोल्ड फॉर कैश 2,10,000 रुपए। समझ गए? चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? परचेज किए हैं आयरन सेफ। आयरन सेफ हमारे बिजनेस के लिए क्या होगी? एसेट होगी, 2 लाख रुपए का। फिर कह रहे एक फिलिंग कैबिनेट होता है कुछ मशीन जैसा, 50,000 का, वो भी खरीदे हैं। और साथ में एक कंप्यूटर भी खरीदे हैं।
क्या इन तीनों को हम गुड्स की तरह ट्रीट करते हुए परचेज अकाउंट डेबिट कर सकते हैं? हमें क्या लिखना होगा? एसेट का नाम। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तीनों को अलग अलग लिखो। आयरन परचेज डेबिट होता है, परचेज के बजाय नाम डेबिट करो। आयरन सेफ डेबिट, फिलिंग कैबिनेट डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, और अपोजिट में क्या हो जाएगा? टू कैश। कंबाइन करके लिख दो। या फिर एक ऑप्शन और है, तीन के तीनों ही हमारे ऑफिस में यूज होने वाले हैं, तो हम लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और टू क्या लिख देंगे? कैश। और तीनों एसेट एक में ही हो जाएगा। अब तुमको क्या लग रहा है, ये गलत है? नहीं, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड होता है। अगर बिजनेस को लग रहा है कि तीनों ऑलमोस्ट एक जैसी एसेट हैं, या फिर तीनों पे जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है वो एक ही रेट का लगेगा, एक ही जैसी यूजफुल लाइफ रहने वाली है, तो हम बिजनेस उनको कंबाइन कर सकते हैं। देयर इज नो इशू। अगर हम राम से खरीद रहे हैं पर हम घनश्याम लिखना चाहते हैं, ठीक है, हम चिंटू से खरीद रहे हैं पर हम बंटी लिखना चाहते हैं, तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है, राइट? हम अपनी बुक्स में किसी भी चीज का क्या, किस अकाउंट का क्या नाम रखना है वो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम परचेज का छोड़ के रतनलाल लिखने लगो। परचेज तो परचेज ही रहेगा। पर्सन और इन सारी चीजों का रियल और नॉमिनल अगर इस टाइप का है, अगर आपको कोई और सुटेबल नाम लग रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा डन हो गया। बढ़ते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कनिष्क ट्रेडर। तनिष्क के भाई आ गए हैं कनिष्क ट्रेडर, तो कह रहा है अब इनके यहाँ आप जर्नल एंट्री कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी जर्नल एंट्री। कह रहे पहला ट्रांजेक्शन देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 120 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33, राइट 1/3% बोल लो या 33.33% बोल लो। इतना प्रॉफिट कॉस्ट पे लगाएंगे, फिर 15% ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे, उसके बाद बेच देंगे। कहीं बोला है पैसा लेके बेच रहे हैं, पर नाम दिया है ना, और जब नाम दिया रहता तो कैसा ट्रांजेक्शन माना जाता है? उधार। तो एक अकाउंट बनेगा सेल्स और दूसरा क्या होगा? चारू। और सेल्स हमेशा बाबू क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? परचेज डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट। तो चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड टू चारू हो जाएगा नरेशन। अच्छा, अमाउंट कितना है? तो देखो सबसे पहले हम 1,20,000 में क्या करेंगे? 33.33333% प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो 33.333% प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 40,000 रुपए 1,20,000 का। ठीक है, 40,000 आप ऐड कर दो, तो 1,20,000 में जब हम 40,000 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना बनेगा? वो 1,60,000। और फिर इसके बाद से इसमें से 15% का ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, एक बार रुक जाओ। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इसको 1,20,000 में एडअप कर दिया, और फिर इस पे कितना माइनस करने को बोला है? 15%। तो माइनस कर दिए हम 15%, तो ये आ गया अब 1,36,000। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए 1,36,000 रुपए यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, चलो, इस तरीके से पहला ट्रांजैक्शन हमारा क्या हो गया? डन हो गया। ठीक, बढ़ते हैं वो अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगले ट्रांजैक्शन में दिया है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक। इस बार पैसा लेके बेच रहे हैं, तो पैसा लेके बेच रहे हो भैया, तो एक अकाउंट क्या बनेगा तुम्हारा? बैंक। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? सेल्स। तो एक अकाउंट सेल्स हो गया और दूसरा अकाउंट बैंक हो गया। आगे अरुण से कोई मतलब नहीं, जब पैसा लेके बेच रहे हैं तो अरुण से कोई मतलब नहीं। कितने में बेचे हैं? तो कह रहे हैं 80,000 का सामान था, 25% प्रॉफिट लगाएंगे, 15% ट्रेड डिस्काउंट। डिट्टो पिछले क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। अंतर है कि वहां उधार था और यहाँ पैसा लेके दे रहे हैं, तो बेच दो। सेल्स की एंट्री हमेशा क्या होती? क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट होगा तो यानी बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट आप कर दोगे और सेल्स अकाउंट क्या कर दोगे? क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन में लिख सकते हो गुड्स सोल्ड टू अरुण फॉर कैश या चेक, या फिर गुड्स सोल्ड टू अरुण। ठीक है, समझ गए? अमाउंट निकाल लो। 80,000 है, तो सबसे पहले 25% जोड़ो। 80,000 का 25% आ जाएगा अबू 20,000। ठीक है,
20,000 ऐड करके 1 लाख आया। अब 1 लाख में से 15% माइनस कर दो तो 1 लाख माइनस 15% हो जाएगा 85,000। तो 1 लाख का 15% 15,000 होगा, माइनस करके कितना आ गया 85,000। तो लिख दो 85,000 बैंक में और 85,000 सेल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है पेड बाय चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2022 और ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च को खत्म होता है। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो पहली एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा हमेशा डेबिट, डेबिट हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। और पे किए कैश में कि चेक में, कैश चेक नहीं लिखा है, चेक लिखा है, ओके। तो क्या लिख देंगे टू बैंक। कितना रुपए दिए बाबू 8400, तो यहाँ भी 8400 आ गया, यहाँ भी 8400 आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें, बताइए कोई समस्या है इसमें। पर इसमें एक ट्रिक है क्वेश्चन में, ट्रिक क्या है समझो। क्वेश्चन का भैया 8400 दिए और कितने महीने के लिए दिए, 12 महीने के लिए। तो यानी हर मंथ का कितना आया, 700 रुपए पर मंथ पड़ा, 12 सत्ते 84, यानी 700 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने का 8400 दिए। पर ये दिए कब से हैं, स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2022, तो फिर एंड कब होगा बाबू, 1 अगस्त 2023 को एंड होगा। ये बात समझ में आया, 1 अगस्त 22 से 1 साल 1 अगस्त 23 हुआ। पर रुको जरा, ईयर हमारा कब खत्म होता है, 31 मार्च को, राइट। यानी 1 अगस्त से शुरू हुआ तो तुम काउंट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 8 महीने बाद ही ईयर खत्म हो जाएगा। और अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त में तो 1 अगस्त है तो अगस्त को छोड़ दो, मार्च के 31 मार्च के बाद से अप्रैल मई जून जुलाई, क्या ये 4 महीने अगले साल में चले गए, चले गए ना। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन तुमको ये बताना चाह रहा है कि हम 8400 का पे तो कर दिए हैं, पर इस 8400 में से 4 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या है, प्रीपेड है। ये बात समझ में आ रही है। और प्रीपेड इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी, और एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। तो कर दो एक एंट्री प्रीपेड वाली भी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म इज नॉट अलाउड। और अपोजिट में क्या लिखते हैं, रिलेटेड अकाउंट का नाम, रिलेटेड अकाउंट क्या हो, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, और अब अमाउंट तुम 4 महीने का कैसे निकालोगे, 700 रुपए पर मंथ था, तो 4 महीने का 2800 रुपए हो गया। ये बात समझ में आई। ध्यान तो, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से बोले ना कि 12 महीने पे कर रहे हैं, साल भर का पे हो रहा है, ईयर इतने ही तारीख को खत्म हो जाता, तो तुम समझ जाओ तुरंत कि मतलब ये लग रहा है प्रीपेड आउटस्टैंडिंग जैसा कुछ चक्कर बन सकता है। तो वहां पे आप मंथ देख लीजिए उसी साथ, और ये दो के दोनों थर्ड वाली एंट्री में ही, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में ही आ रहे हैं। समझ में आ गई चीजें, ठीक है। कह रहे हैं जनरलाइज द फॉलोइंग, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं और कह रहे हैं इसको आप जनरलाइज कर दीजिए, यानी जर्नल में रिकॉर्ड कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब वो फॉर्मेट बना लेंगे, और किस क्या एंट्री कर रही है नहीं दिया है तो सिर्फ ऐसे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश डैश करके छोड़ देंगे। फॉर्मेट रेडी है, अब ट्रांजेक्शन एक एक करके देख लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है हमने बिल्डिंग खरीदी है 1.5 लाख रुपए की, और उस पे 10,000 रुपए उसको परचेज करने में खर्च हुए हैं। तो ये जो 10,000 का खर्चा हुआ है, इसको खर्चे की तरह रिकॉर्ड करना चाहिए या इसको बिल्डिंग में ही शो करना चाहिए, बिल्डिंग में ही शो करेंगे, क्योंकि भाई बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, एसेट है। और जब भी कोई बिजनेस एसेट खरीदता है तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको उसी एसेट में ऐड करके लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बाबू, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू क्या लिख दिया जाएगा, पैसा दिए कैश में या चेक में, कैश में दिए तो लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल्डिंग परचेज, कितने में 1,50,000 और 10 जोड़ के 1,60,000 रुपए अमाउंट में आ जाएंगे। पहला ट्रांजैक्शन हो गया, सीधी बात है, एसेट खरीदते हैं तो एक्सपेंस जुड़ता है, और अगर एसेट के अलावा कोई गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उसमें नहीं ऐड होता है। अगला कह रहा है सतीश जो हमें ओ करते थे 20,000 रुपए, वो इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 60 पैसा 1 रुपए में रिसीव हुआ उनकी प्रॉपर्टी से। सतीश इंसॉल्वेंट हो गए और उनसे 60 पैसा मिला, पैसा मिला तो अकाउंट क्या होगा, एक अकाउंट होगा सतीश, दूसरा अकाउंट क्या होगा,
कैश हो जाएगा और तीसरा अकाउंट क्या होगा बाबू, बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, पैसा मिला मतलब कैश आया और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जो पैसा नहीं मिलेगा डूब जाएगा उसके लिए बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरे साइड पे कौन आ जाएंगे, सतीश आ जाएंगे। ठीक है, ये चलिए हो गया। कितना रुपए था, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर 20,000 रुपए लेने थे और सिर्फ 60 पैसा मिला 1 रुपए में, तो 20,000 सतीश में लिख दो, 60 पैसा मतलब कि 12,000 मिला, यानी कि 8,000 रुपए डूब गए। ये एंट्री एकदम क्लियर है, बैड डेट्स लॉस है इसलिए डेबिट हो जा रहा है। थर्ड कह रहा है 500 रुपए हमने रिपेयरिंग के लिए दिया है ऑफिस फर्नीचर। यहाँ ये नहीं कह रहा है कि हम एक पुराना ऑफिस फर्नीचर खरीदें और फिर रिपेयर करवा रहे हैं। यहाँ कोई पहले से मेरे पास फर्नीचर है उसके रिपेयर पे खर्चा हो रहा है, तो उसको फर्नीचर में नहीं लिखा जाएगा। अगर नया फर्नीचर खरीद के तुरंत उसको यूज करने से पहले उस पर कुछ काम होता तो फिर उसको फर्नीचर नाम से लिखा जाता है। लेकिन ये कोई हमारे पास पहले का पुराना पड़ा हुआ फर्नीचर जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, तो यहाँ ये खर्चा सेपरेटली दिखाना चाहिए और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, इसीलिए रिपेयर अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे। प्रोप्राइटर विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए 5,000 का कैश और 2,000 रुपए के गुड्स। ओनर विड्रॉ कर रहा है यानी ड्राइंग है, और डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर क्या होता है, डेबिट हमेशा होती है ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो कैश निकाला है उसके लिए आप कैश अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, और जो गुड्स निकाल रहा है वो 2,000 का, उसके लिए क्या क्रेडिट होना चाहिए, गुड्स के लिए क्या होना चाहिए, आप सोच के बताइए इसको। 2,000 रुपए का जो गुड्स निकला है इसके लिए हमने क्या बताया था कि कभी भी अगर बिजनेस से गुड्स बाहर जाते हैं पर बेचने की वजह से नहीं, आग लग गया, चोरी हो गई, चैरिटी में दे दिए, तो इन सब केसेस में परचेज अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, रिवर्स कर दिया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। कैश एंड गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज नरेशन हो जाएगी। आगे कह रहा है परचेज द फॉलोइंग आइटम, को चीजें खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, आयरन सेफ, फिलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, पोस्टेज और स्टेशनरी, ये सारी चीज खरीदे हैं, तो क्या परचेज डेबिट टू कैश लिख सकते हैं, नहीं। परचेज वर्ड सिर्फ तभी यूज होता है जब गुड्स खरीदते हैं। आयरन सेफ, फिलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, ये तीनों चीज हमारे बिजनेस के लिए क्या है, ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं। तो आप या तो तीनों को अलग अलग डेबिट करो या एक ही साथ तीनों को डेबिट कर दो। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 15, 5, 20, 10, 30, 2, 32,000, तीनों को ऐड करके 32,000 हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और पोस्टेज और स्टेशनरी को अलग से कर लेते हैं, चाहे तो पोस्टेज स्टेशनरी को कंबाइन कर दो या पोस्टेज को अलग डेबिट कर दो और स्टेशनरी को अलग डेबिट कर दो। ठीक है, पोस्टेज मतलब जो टिकट वगैरह लिफाफे पे लगानी होती है कोरियर से या डाक से भेजने से पहले, पोस्टेज पे खर्च हुए कितने बाबू, 200, और स्टेशनरी पे 150 रुपए, तो 200 यहाँ 150 यहाँ, टोटल खर्चा हुआ 32,350 रुपए का। और पैसा गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज आई होप समझ में आ रही। अल्टरनेटिवली अगर हम चाहते तो आयरन से फिलिंग कैबिनेट और कंप्यूटर तीनों को अलग अलग डेबिट कर सकते, वो भी सही था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। नरेशन ऑफिस इक्विपमेंट एंड पोस्टेज स्टेशनरी परचेज फॉर बिजनेस यूज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, कह रहे सर हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए कितने रुपए के, 1,600 रुपए के। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो कर दो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट हो जाएंगे, और चेक वगैरह लिखा नहीं मतलब कैश में पे हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए कितने का पे हुआ है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,600 रुपए का, तो 1,600 रुपए अमाउंट में आ गया। नरेशन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं सर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी पे 10% के हिसाब से 1 साल का, और मशीनरी कितने की है, 75,000 की। तो 75,000 का 10% मतलब कितना रुपया हो जाएगा, 7,500 रुपया हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक तरीके से क्या है? नुकसान है, लॉस है, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, यही तो पढ़े हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगी वो रिड्यूस हो गई। और रियल का रोल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी, और अमाउंट हो गया 7500। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। लास्ट ट्रांजेक्शन जो इस क्वेश्चन का है, कह रहे सर वेजेस के आउटस्टैंडिंग है 6000 रुपए, साल खत्म होने थे। आउटस्टैंडिंग वेजेस बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है बाबू, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, याद है, एसेट हमेशा डेबिट और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अपोजिट में रिलेटेड अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा 6000 फॉर वेजेस इज आउटस्टैंडिंग। नरेशन का मतलब अपने मन की बात नहीं लिखनी है, क्वेश्चन के मन की बात लिखनी है। ट्रांजैक्शन में क्या करना है, तो तुम अपने दिल की बात लिखने लगो। वो क्वेश्चन कह रहे ट्रांजैक्शन जो कहा आप उसकी बात लिखिए। ठीक, वेजेस आउटस्टैंडिंग थे 6000, तो हमने लिख दिया 6000 वेजेस आउटस्टैंडिंग, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। वैसे पिछले जैसा ही है, उसमें भी जनरलाइज करना था, इसमें भी जनरलाइज करना है। कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, चलिए फटाफट से देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले वाला ट्रांजैक्शन कह रहा है कि हमने इस बार क्या किया है, गुड्स खरीदा है। ठीक है, गुड्स कितने का खरीदे बाबू, 25,000 का कैश में, और उसके लिए 200 रुपए का कैरेज भी पे किए। एक बात बताओ, ये कैरेज ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा, तो कैरेज ऐड नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि जब एसेट खरीदते हैं तो खर्चे ऐड होते हैं, और एसेट के अलावा कुछ और खरीदते हैं, यानी एसेट एसेट खरीदते हैं तो एक्सपेंस ऐड होता है, एसेट के अलावा गुड्स वगैरह खरीदते हैं तो एक्सपेंस सेपरेटली लिखा जाता है, ऐड नहीं होता है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, खर्चे भी हमेशा डेबिट होते हैं। तो परचेज और कैरेज को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 25,000 का परचेज है और कैरेज हमारा 200 रुपए का है, तो परचेज में 25,000 लिख दीजिए, कैरेज में 200 रुपए लिख दीजिए, और टोटल हो गया 25,200 रुपए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है इस बार सर हमने फिर से गुड्स खरीदा और इस बार उधार खरीदा है सुधीर से। तो एक अकाउंट बनेगा परचेज, दूसरा हो जाएगा सुधीर। 500 फिर से कैरेज दिए हैं, तो कैरेज इस बार भी ऐड नहीं होगा क्योंकि क्या खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे हैं, सुधीर से खरीदे हैं, तो क्या हो जाएगा वो, टू सुधीर। ठीक, ये परचेज की एंट्री होगी, कितने का है, 40,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहे हैं इसके अलावा सर कुछ भाड़ा भी देना पड़ा है। कितने का भाड़ा हुआ है, 500 रुपए भाड़े का हुआ है। अच्छा, खर्चा है, कैरेज क्या है, खर्चा और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कैरेज को आप डेबिट कर दोगे, और आपने पे किया है मतलब कैश गया आपके पास से, तो कैश को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है, ये कंबाइन एंट्री हो गई, एक परचेज डेबिट टू सुधीर हो गया और एक कैरेज डेबिट टू कैश हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहे हैं सर एक ऑर्डर मिला है गुड्स का 50,000 का गोपाल से, इसकी कोई एंट्री होगी, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। एक्चुअल में ना तो आप खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, ठीक है, बस आपको फोन पे कोई ऑर्डर दे दिया तो उसकी थोड़ी कोई जर्नल एंट्री होगी। हाँ, उस ऑर्डर को तुम एग्जीक्यूट करते, बदले में तुम माल सप्लाई कर देते, तो फिर उसकी जर्नल एंट्री होती। सिर्फ ऑर्डर मिलने की एंट्री नहीं होगी, उस ऑर्डर को अगर हम प्रोसेस कर देंगे तो उस प्रोसेसिंग की जर्नल एंट्री होगी। वो 50,000 का सामान भेज दीजिए, हम कहे ठीक है भैया, उसकी थोड़ी कोई एंट्री करेंगे। जब सच में वो सामान भेजेंगे तो जर्नल एंट्री होगी, यानी थर्ड वाले केस में आप कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। अब ऐसे रियल लाइफ में आता है तो उसको स्किप कर देते हैं, पर अगर एग्जाम में मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम स्किप नहीं करोगे कि इसके बाद सीधे फोर्थ पॉइंट डाल के शुरू कर दो। तुम यहाँ पे बाकायदे लिखोगे कि इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, और उसके बाद तुम फिर फोर्थ वाला स्टार्ट करोगे, ठीक है। एग्जाम में आए तो कभी भी स्किप मत करिएगा, अगर एंट्री नहीं होनी तो नो एंट्री लिखिए, रियल लाइफ में स्किप होता है। फिर कह रहे सर एक मशीन 20 की खरीदे, 500 रुपए कैरेज पे लगा, 300 इंस्टॉलेशन पे लगा। एसेट खरीद रहे हैं, राइट, तो ये सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट करें या मशीनरी अकाउंट डेबिट करें, मशीनरी, क्योंकि एसेट होता है तो परचेज नहीं डेबिट होता है, एसेट का नाम डेबिट होता है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाबू। और बदले में कैश गया, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज, 20,800 रुपए हो गया। चलो ये काम कंप्लीट। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इस बार सर हमने गुड्स खरीदा अनिल से। एक अकाउंट परचेज, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, क्योंकि कैश नहीं बोला मतलब उधार खरीद रहे हैं, राइट, और उधार खरीद रहे हैं
तो एंट्री आप क्या करेंगे, परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अनिल से खरीदे तो अनिल क्या हो जाएंगे भैया, क्रेडिट हो जाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल हो जाएगा। अमाउंट क्वेश्चन में 15,000 दिया तो 15,000 यहाँ पे लिख दो और 15,000 यहाँ पे लिख दो। ठीक है सर, बढ़ते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन की तरफ। सिक्स ट्रांजेक्शन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर 1/3 का गुड्स बेच दिए, कौन सा, एबव गुड्स, यानी ये जो ऊपर 15,000 है ना, इसका 1/3 यानी कितना हुआ, 5,000। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 5,000 का गुड्स बेचे, लेकिन 5,000 पे नहीं बेचे हैं, 20% प्रॉफिट, तो 5,000 का 20% होता है बाबू 1,000 रुपए, यानी बेचे कितने में, 6,000 रुपए में। तो 6,000 रुपए में हमने सेल की है, तो दो अकाउंट क्या होगा, एक अकाउंट हो जाएगा सेल्स और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश। और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बाबू, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट इसका कितना आया था, 6,000 रुपए, 5,000 का बेचे थे, 6,000 में 1,000 का जोड़ के। ठीक, सिक्स्थ वाला भी हो गया, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सेवंथ वाला। तो सेवंथ वाले ट्रांजेक्शन में दिया है कि गोपाल्स ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटेड, ये जो गोपाल से ऑर्डर मिला था ना कि भैया 50,000 का गुड्स भेज दीजिए, अब वो ऑर्डर हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर हम गुड्स भेज रहे हैं तो ये मेरे लिए परचेज है कि सेल है, सेल है, राइट। और कह रहे कि कार्टेज 2,000 रुपये हमने पे किया, कहीं पे ये लिखा है कि मतलब गोपाल का जो ऑर्डर है उसके बदले तुरंत पैसा मिल गया, नहीं लिखा है ना। भाड़ा हम पे कर रहे हैं वो अलग चीज है, गोपाल हमको पे किया नहीं ना। अगर गोपाल पे नहीं किया मतलब ये कौन सी वाली सेल है, ये अभी उधार सेल चल रही है। ठीक है, उधार बेचे तो एंट्री क्या हो जाएगी, गोपाल डेबिट, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का ऑर्डर था गोपाल का, 50,000 का था, तो 50,000 के लिए आप क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे सेल की। अब क्वेश्चन कह रहे सर जब 50,000 का ऑर्डर हुआ तो सामान भिजवाने के लिए हमको भाड़ा देना पड़ा, तो भाड़े के टाइम पे कार्टेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाए। खर्चे हमेशा क्या होते हैं, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और एक्सपेंस का नाम क्या है, कार्टेज, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट और बदले में पैसा गया, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कितना रुपए भाड़ा देना पड़ा देख लेते, तो भाड़ा दिए हम लोग कितना, 2,000 रुपए का। ठीक है सर, तो 2,000 रुपए कार्टेज में और जेब से गया तो 2,000 कैश में। ठीक, चलो अगला ट्रांजेक्शन एट्थ वाला कह रहा है कि सर 12,000 का गुड्स एक्स को बेचे हैं, लेकिन जो इनवॉइस यानी कि बिल था वो 25% एबव कॉस्ट, यानी 25% प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो 12,000 का 25% हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो 12,000 में तुम 3,000 जोड़ोगे तो 15,000 हुआ, और कह रहा है फिर उसके बाद उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी घटा दिए, तो 15,000 में से 1,500 घटाओगे जब, तो 13,500 हुआ। यानी क्वेश्चन सीधे सीधे बोल सकता था कि सर 13,500 रुपए का क्या हुआ है, सेल्स हुआ है एक्स को, पैसा वैसा नहीं मिला, उधार बेचे हैं, तो सेल हुआ, तो सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एक्स डेबिट हो जाएंगे और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो एक्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में 13,500 रुपए। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नाइन्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा हो देखते हैं, कह रहे सर 20% डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे लगा दीजिए, फर्नीचर 10,000 का था, 10,000 का 20% बाबू कितना हो जाएगा, 2,000, और डिप्रिसिएशन खर्चा है और दूसरा अकाउंट हो जाएगा फर्नीचर, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा यानी जिसकी वैल्यू कम हुई, रियल के रूल के हिसाब से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उस एसेट को कर देंगे क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर। लास्ट वाला चैरिटी कर रहे हैं सर, तो इसमें दो अकाउंट बताओ, एक अकाउंट तो चैरिटी हो गया, खर्चा है, नुकसान है, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट। दूसरा कैश की चैरिटी की है तो कैश अकाउंट, और गुड्स की चैरिटी की है तो गुड्स अकाउंट लिखेंगे, कौन सा अकाउंट लिखेंगे, परचेज, वेरी गुड। तो जब गुड्स आप चैरिटी कर रहे हैं तो चैरिटी खर्चा है, खर्चे हमेशा क्या होता है, डेबिट होते हैं, तो चैरिटी अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए। और जो कैश की चैरिटी की उसमें कैश क्रेडिट, रूल रियल का यही तो है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और स्टॉक की चैरिटी की उसमें परचेज को रिवर्स कर दीजिए, परचेज भी क्रेडिट हो गया, और नरेशन हो जाएगा
बीइंग गुड्स एंड कैश गिवन इन चैरिटी। कैश 500, गुड्स 2000, तो कैश में 500 लिखो, गुड्स में 2000 लिखो, और टोटल चैरिटी हमने कितनी की है, 2500 की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जर्नलाइज द फॉलोइंग, कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं और कह रहा है उसकी जर्नल एंट्री पास करिए। ठीक है सर, सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रिसीव्ड 1000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड 5000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर। कह रहा है कुछ पुराने न्यूज़पेपर थे और चेयर वगैरह थे, उसको बेचे और 1000 और 5000 रुपए मिला है। अच्छा, सेल हुई है, राइट। तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट? नहीं लिख सकते, क्योंकि हम गुड्स नहीं बेच रहे हैं। हम अगर गुड्स बेचते हैं तो ही वहां पे सेल्स लिखा जाता है। अगर गुड्स के अलावा कुछ और सेल करते हैं तो फिर वहां पे हम क्या लिखते हैं, उस एसेट का नाम लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अगर आप गुड्स बेचेंगे तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिख सकते हैं, पर अगर आप गुड्स नहीं सेल कर रहे हैं तो फिर आप वहां पे उस एसेट का नाम लिखेंगे जो आप सेल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, 1000 में पेपर बिका, 5000 में पुरानी चेयर, तो 1000 न्यूज़पेपर में लिख दो, 5000 यहाँ पे लिख दो, और टोटल 6000 की हमारी सेल हो गई। आगे कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग 7000 गिवन अवे एज अ चैरिटी। चैरिटी में गुड्स दे रहे हैं तो एक अकाउंट चैरिटी हो गया, दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? चैरिटी हमेशा क्या होता है, डेबिट होती है। नुकसान है ना, नुकसान हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाबू, और अपोजिट में क्या लिखेंगे गुड्स की जगह पे, परचेज अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है अपार्ट फ्रॉम सेल या रिटर्न वगैरह, तो हम परचेज को कैंसिल करते हैं। तो 7000 का गुड्स हम चैरिटी में दिए तो 7000 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में थर्ड ट्रांजेक्शन कह रहा है अरुण पेज अस 63 आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। कह रहा है अरुण जो है वो हमें 63,000 रुपीज दे रहा है। तो अकाउंट बताइए, एक अकाउंट बना अरुण और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश, और तीसरा क्या बनेगा, डिस्काउंट। तो पहले आप अरुण और कैश की एंट्री कर लीजिए। पैसा आ रहा है और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और जिस साइड पे कैश रहता है उसी साइड पे क्या रहता है, डिस्काउंट भी रहता है, तो डिस्काउंट भी डेबिट में आ गया, और डेबिट वाला अलाउड होता है, और अपोजिट में क्या हो जाएगा, अरुण हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब कितना पैसा मिला है बाबू, 63,000 मिला है। अब यहाँ एक चीज तुम समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कह रहा है इस 63,000 पे 10% नहीं लगाना है, वो 63,000 दे रहा है आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट। मतलब कि इस 63,000 को हम ऑलरेडी डिस्काउंट माइनस करने के बाद लेके आए हैं, यानी वो डिस्काउंट माइनस किया 10%, उसके बाद जो अमाउंट आया वो क्या है, 63,000 है। तो हम इस 63,000 का 10% नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 63,000 रुपीज कैसे आया, 10% माइनस करके। यानी अभी प्रेजेंट में ये 63,000 कितना परसेंट है, 90% है। किसी चीज में से 10% हम काट दिए तो जो बचा वो 90% ही तो हुआ। तो अगर 63 90 है तो 10 कितना होगा, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही चीजें? ठीक है, तो ये आ जाएगा बाबू 7,000 रुपए। तो यही ये 7,000 हम किस में लिख देंगे, ये हम लिख देंगे डिस्काउंट में, और दोनों को ऐड करके अरुण में आ जाएगा 70,000। क्लियर हो गई चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। कह रहा 50,000 का है पर 20% प्रॉफिट जोड़ेंगे। 20% प्रॉफिट होगा वो 10,000, यानी बेच कितने में रहे हैं, 60,000 में। किसको बेचे, अशोक को। तो एक अकाउंट हुआ सेल, दूसरा क्या हुआ, अशोक, क्योंकि क्रेडिट है, उधार है, तो कैश तो अकाउंट बनेगा नहीं, अशोक और सेल्स बनेंगे। और सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी अशोक डेबिट, और टू क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट। ठीक है, 60,000 रुपीज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 140। 1 लाख के सामान को 140 में बेचे। कितने का था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में बेच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल किए तो एक अकाउंट बनेगा सेल और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश। नाम नहीं दिया मतलब कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, और नाम दिया रहता तो उधार हो जाता। जैसे पिछले वाले में नाम दिया था तो उधार है, वहां तो बोला भी था, खैर नहीं भी बोला होता और नाम दिया रहता तो उधार मानते हैं।
और यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो उसको क्या मान लिया हमने, कैश ट्रांजैक्शन मान लिया। तो एक कैश बना, एक सेल्स बना, और सेल्स हमेशा क्या होता है, वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड सोल्ड। अच्छा, कितने का था इससे तो कोई मतलब है नहीं, एक्चुअल में आप उसको कितने में सेल किए ये इंपॉर्टेंट है। तो 1,40,000 में बेचे हैं, तो 1,40,000 हमने लिख दिया। बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन है कि सर 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह आप दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब के लिए मैंने क्या बताया था, नेचर आपको पहले फाइंड करना है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस को दिया है कैपिटल, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। और उस कैपिटल पे ओनर जो है बिजनेस से इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है कैपिटल पे, तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, नुकसान हो गया। और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसीलिए हमारी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अपोजिट में क्या लिखते हैं, रिलेटेड अकाउंट का नाम। तो रिलेटेड अकाउंट क्या है बाबू, कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 50,000 रुपीज। ठीक, चलिए ये चीज हो गई, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देख रहे हैं क्या कह रहा है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाई चेक, हाफ द बिल्डिंग इज यूज बाई प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल पर्पज। कह रहे सर 60,000 रुपए का रेंट पे किए, तो रेंट पे करोगे तो एक अकाउंट क्या बनेगा, रेंट बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, बैंक, क्योंकि चेक से पे किए हैं। तो एंट्री क्या हो गया अब, रेंट खर्चा, और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। ये बात समझ में आ गई। कितना रेंट पे किए, 60,000, तो 60,000 हमने बैंक में लिख दिया। पर पता है पूरा 60,000 हमारे लिए खर्चा नहीं है, हमारे लिए बिजनेस का खर्चा सिर्फ 30,000 है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिल्डिंग है उसकी आधी बिल्डिंग ओनर रहने के लिए यूज कर रहा है, तो यानी आधा रेंट का खर्चा फिर ओनर का खर्चा हुआ ना। जब आधी बिल्डिंग ही बिजनेस यूज कर रही है, तो बचा हुआ आधा बिल्डिंग अगर ओनर यूज कर रहा है, तो उसका रेंट तो उसका हुआ, उसका खर्चा हुआ। और ओनर का खर्चा अगर बिजनेस पे कर रहा है, मतलब बिजनेस के लिए वो क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। ये बात समझ में आ रही है। 30,000 का खर्चा बिजनेस का अपना था, तो वो 30,000 हम रेंट की तरह दिखा सकते हैं। पर बचा 30,000 बिजनेस का तो खर्चा है नहीं, तो बिजनेस उसको क्यों पे करे। फिर भी बिजनेस उसको पे कर दिया पूरा 60,000। तो इसका मतलब ओनर एक तरीके से बिजनेस से 30,000 रुपए क्या कर लिया, निकाल लिया। ये बात समझ में आ रही है। ओनर के बिहाफ पे बिजनेस ने पूरा रेंट पे किया है ना, आधा ओनर का था, फिर भी बिजनेस पूरा पे कर रहा है, तो वो एक तरीके से क्या हो गई, ड्राइंग हो गई। क्लियर, चलिए फिर बढ़ते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग मतलब देना था लेकिन अभी दिए नहीं है, यानी ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, फ्यूचर में देना पड़ेगा। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। और अपोजिट में लिख देंगे रिलेटेड अकाउंट का नाम। तो रिलेटेड अकाउंट है सैलरी, तो एंट्री हो गई सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। 30,000 रुपए शायद थी आउटस्टैंडिंग, देख लेते हैं, हाँ 30,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 27 देखो अब क्या कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कुछ ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है इसकी जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि परचेज किए हैं क्या, गुड्स 1,00,000 रुपए का मनोज से, एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000। कह रहा है मनोज से 1,00,000 रुपए का गुड्स खरीदे हैं और 10,000 का डिस्काउंट मिला है। अब देखो क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं कि ये 10,000 का डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे हम अगर इस टाइप का क्वेश्चन मान लो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, तो तुम कोई एक चीज अज्यूम कर लेना, या तो इसको कैश डिस्काउंट अज्यूम कर लेना या इसको ट्रेड डिस्काउंट अज्यूम कर लेना। और जो भी अज्यूम करना, क्वेश्चन एंड होने के बाद उसको क्या करोगे, उसको नोट की तरह मेंशन कर दोगे कि ये क्या चीज है, ये कैश डिस्काउंट हम इसको मान रहे हैं या इसको क्रेडिट डिस्काउंट मान रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, बताइए, क्लियर हो गया।
क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं था, तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, हम इसको मान ले रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अच्छा, मनोज से खरीदे, कैश वगैरह नहीं दिया है, तो इस ये भी एक रीजन हुआ क्योंकि कैश वगैरह नहीं बोला था, तो उधार है, मतलब कैश डिस्काउंट हो नहीं सकता, तो हम इसको ट्रेड डिस्काउंट मान लिए। ठीक। अब अकाउंट बताओ इसमें दो, तो एक अकाउंट तो वो परचेज हो जाएगा और दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, मनोज हो जाएगा। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस हो जाता है, कभी अलग से नहीं लिखा जाता, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 90,000 की परचेज होगी। अब परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो हमारी जर्नल एंट्री में हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मनोज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज। कितना रुपए बाबू, 90,000 रुपए। 10,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल का ट्रांजेक्शन कह रहा है पेड अमाउंट ड्यू। अच्छा देखो, ये चीज यहाँ क्लियर नहीं हुई, पर अगले ट्रांजेक्शन में ये चीज क्लियर हो गई एक्चुअली। तो अजम्पशन तुमको नोट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कैसे, जब क्वेश्चन यहाँ कह रहे कि मनोज को पे करे, इसका मतलब ऊपर नहीं पे किए हैं, और पे अगर नहीं किए हैं तो काहे का कैश डिस्काउंट। ये बात समझ में आ रही है, तो इसका मतलब वो ट्रेड डिस्काउंट ही था। चलो यहाँ देखो, कह रहे हैं मनोज को पे किए कैसे, चेक से और डिस्काउंट मिला है। मनोज को पे किए तो एक अकाउंट बनेगा मनोज बाबू, दूसरा अकाउंट बनेगा कैश, और तीसरा बनेगा कैश डिस्काउंट। ठीक। मनोज को पे किए तो मनोज पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मनोज को पे कर रहे हैं तो मनोज पैसा पा रहे हैं, यानी मनोज पैसा क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो मनोज डेबिट हो गए, और चेक से पेमेंट किए तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और डिस्काउंट वहीं रहता है जहां पे क्या रहता है, जहां पे हमारा बैंक या कैश रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट में आ गया। अब कितना है डिस्काउंट, 4500 का है, तो डिस्काउंट में तुम लिख दो 4500 रुपए, और 90,000 में से 4500 माइनस कर दीजिए तो 85,500 आ गया बैंक में। ठीक है, और ये 90,000 रुपए मनोज में लिख के अकाउंट हो गया क्लोज। ठीक। कैश पेड, चेक पेड टू मनोज एंड डिस्काउंट रिसीव। बढ़ते अगले ट्रांजेक्शन पे, कैश 5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब भावुक होके तुम तुरंत ये मतलब सोच लेना कि इसमें एक अकाउंट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम लिखा है, वो हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, मतलब हम एक्चुअली में डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हो। हम अपने यहाँ एंट्री कर रहे हैं, उसके यहाँ एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट रिसीव है, अलाउ नहीं है। खैर, अगर तुम वैसे नहीं समझना चाहते तो तुम अपने पैटर्न पे करो, तुमको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि अलाउड होना चाहिए कि रिसीव। पहले एंट्री देखो, एक कैश बना, दूसरा बना देसाई। 5,000 कैश है, 200 डिस्काउंट है। कैश क्या है, पे किए तो पैसा गया, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश गया मतलब कैश क्रेडिट हो गया, और किसको कैश दिए, देसाई को, तो देसाई क्या हो जाएगा वो, डेबिट हो जाएंगे। तो देसाई डेबिट टू कैश। और डिस्काउंट किधर रहता है, जिधर कैश रहता है, तो कैश किधर है, क्रेडिट है, इसलिए डिस्काउंट भी किधर आएगा, क्रेडिट। अब तुम सोचो, क्रेडिट वाले डिस्काउंट को हम अलाउ कहते हैं कि रिसीव कहते हैं, रिसीव कहते हैं। मतलब इससे यहाँ क्लियर हो गया कि ये डिस्काउंट अलाउड नहीं था, रिसीव ही था। ठीक है, ये भी एक तरीका था पता करने का। 5,000 रुपए कैश में, 200 डिस्काउंट में, और टोटल 5,200 देसाई में आ गया। चलिए, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश 10,000 रिसीव फ्रॉम गोवर्धन। तो एक अकाउंट गोवर्धन, दूसरा अकाउंट कैश, और डिस्काउंट भी अलाउ हो रहा है, तो तीसरा हो जाएगा डिस्काउंट। एंट्री कर लो, कैश रिसीव हुआ मतलब पैसा आया है, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। और जिस साइड पे कैश है उसी साइड पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड भी हो जाएगा, और अपोजिट में क्या हो जाएगा, गोवर्धन हो जाएंगे। ठीक। चलिए, कैश डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू गोवर्धन। अमाउंट कितना है, कैश में 10,000 और डिस्काउंट में 500। कैश में 10,000 लिख दो, डिस्काउंट में 500 लिख दो, और टोटल 10,500 से हिसाब हो गया सेटल। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर 80,000 अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। कह रहा ओनर की खुद की कार बेच रहे और वो पैसा बिजनेस के बैंक में जमा हो गया। यानी बेसिकली ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है 80,000 रुपए चेक से, और ओनर जब भी कुछ देता है तो क्या लिखते हैं हम, कैपिटल। और कैपिटल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। और बैंक में पैसा आया है
तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी फॉर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो। कितना, कितने में बिकी थी, 80,000 में, हाँ 80,000 में, तो 80,000 दोनों जगह पे हम लिख देंगे। ठीक है, अगले ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सोल्ड, ये हो गया। फिर आगे कह रहा है कुछ, अच्छा नहीं ये दूसरा था, ये वाला हुआ है, ये वाला भी नहीं हुआ है। फिर से ओनर अपनी कार बेच रहा है, कितनी कार रखा है पता नहीं। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर 150 अगेंस्ट चेक। दोबारा से ओनर अपनी एक दूसरी गाड़ी 1.5 लाख में बेचा और इसको ओनर के खुद के पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा किया। एक बात बताओ, ओनर की गाड़ी ओनर बेच रहा है और पैसा भी अपने पास रख रहा है, तो क्या बिजनेस को इससे कुछ फायदा, कोई नुकसान, कुछ आया, कुछ बिजनेस पे कोई फर्क पड़ा? भाई तुम खुद की गाड़ी बेच रहे हो, खुद पैसा रख रहे हो, तो हमसे क्या मतलब है? जब हमको दे रहे थे, हमारे बैंक में जमा कर रहे थे, तब हम एंट्री कर रहे थे। पर जब खुद के ही बैंक अकाउंट में जमा करो तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। एग्जाम में आएगा तो इसको स्किप नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर लिखना है कि सर 16 तारीख में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अगर ऐसे छोड़ोगे एग्जाम में ब्लैंक तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। अगर पूछा है तो हाँ नो एंट्री लिखिए, फिर आगे बढ़िए। आगे 20 तारीख का देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग 1 लाख, 40% प्रॉफिट तुरंत जोड़ दो, 1,40,000 आ गया। 1 लाख में 40% जोड़े, 1,40,000। और उसके बाद से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% माइनस कर देंगे, इसमें से 14,000 माइनस हो जाएगा बाबू, 1,26,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? तो हमने सारा प्रॉफिट डिस्काउंट वगैरह एडजस्ट कर दिया और ट्रांजेक्शन समराइज हो गए, इतना सा रह गया। सोल्ड गुड्स टू गौरव कितने में बेचे, 1,26,000। ये बात समझ में आ रही है? आगे कह रहा है एंड पेड फॉर कार्टेज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। कह रहे सर हम उसको सामान बेच रहे हैं 1,26,000 का, कहीं लिखा है कि वो तुरंत पैसा दे रहा है? नहीं, मतलब हम गौरव को कैसे बेचें, उधार बेचें? उधार बेचें तो सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गौरव डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1,26,000 और 1,26,000। ये बात समझ में आ गई? सेल की हमने एंट्री कर ली। अब आगे इसमें कह रहा है कि सर हमने कार्टेज यानी भाड़ा दिया, कार्टेज कैरेज ट्रांसपोर्ट सब सेम है, फ्रेट भी सेम है। तो कार्टेज यानी भाड़ा पे किया 3,000, और ये भाड़े का पैसा हम उससे लेंगे नहीं। अगर हम उसकी सेल के लिए, उसके यहाँ घर सामान पहुंचवाने के लिए हम भाड़ा दे रहे हैं 3,000, और हम उससे लेने भी नहीं वाले हैं वो 3,000, तो हमारे लिए वो क्या है, खर्चा हुआ कि नहीं? अगर हम उससे रिकवर कर लेते तब खर्चा नहीं होता, पर कह रहा है हम उससे रिकवर नहीं करने वाले, चार्ज नहीं करने वाले, तब फिर वो 3,000 हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। और खर्चे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो कार्टेज डेबिट और हमारे पास से पैसा गया, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितना, 3,000 रुपये। ये बात समझ में आ रही है? ये फिर हमारा खर्चा हो गया जब हम उससे रिकवर नहीं करेंगे, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। तो कार्टेज डेबिट टू कैश हो गया, यानी इसमें 2 एंट्री हुई और दोनों हमने कर दी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही? आगे बढ़ते हैं। प्लेस एन ऑर्डर विथ रुद्रा एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 80,000। कह रहे सर 80,000 का गुड्स हमको जरूरत है, तो हमने रुद्रा कंपनी को बोला होगा कि भैया सामान हमको खरीदना है, तो वहां से भेज दो। बेसिकली हम परचेज करना चाहते हैं। तो इस यहां तक कि आप कोई एंट्री करोगे, यहां तक कि कोई एंट्री होनी चाहिए नहीं, क्योंकि सर ऑर्डर प्लेस किए हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सच में अभी परचेज हो नहीं पाई है। परचेज हो गई होती तो एंट्री करते, अभी तो हम सामने वाले को बोले, अभी वो सप्लाई करेगा तो एंट्री करेंगे। और कहीं पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि अभी सप्लाई हुई है, अभी बस इतना कहा कि हमने ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर लगाने की कोई एंट्री नहीं होती है। आगे बढ़ो। कह रहे जब ऑर्डर लगा रहे थे तो हम उसको एक चेक दे रहे हैं 40% का, एडवांस की तरह। तो बेसिकली अगर तुम 40% अमाउंट यानी कि 32,000 का एक चेक दे रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि पेड टू रुद्रा 32,000। यही तो ट्रांजैक्शन निकल के आया। रुद्रा एंड कंपनी को 32,000 80 का 40% एडवांस दिए हैं, तो एंट्री यही होगी पेड टू रुद्रा, मतलब एक अकाउंट कैश, दूसरा बनेगा रुद्रा एंड कंपनी। और कैश दिए तो पैसा गया, और पैसा गया तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए कैश क्रेडिट हो गया। और रुद्रा एंड कंपनी को दिए तो रुद्रा एंड कंपनी डेबिट। यहाँ एडवांस वगैरह तुमको लिखने की जरूरत नहीं कि एडवांस दे रहे हैं, जिसको दिए हो उसका नाम लिखो, बात खत्म। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए।
और इसी के साथ फाइनली जर्नल एंट्री चैप्टर के हमारे सारे क्वेश्चन नंबर 1 to 27 का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। 2 और क्वेश्चन है 28 और 29, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। हम लोगों ने 27 तक डन कर लिया है और इसी के साथ जर्नल का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपनी अगली क्लास में हम किसी और चैप्टर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।